हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 23 मई का डीडी न्यूज। फ्यूल प्राइसेस में लगातार हाइक। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए महंगे। पीएम मोदी ने 19th रोजगार मेले में 51,000 प्लस युवाओं को दिए अपॉइंटमेंट लेटर्स। यूपी में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पर सियासी घमासान। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर उठाए सवाल। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच भारत में आम लोगों की जेब पर इन्फ्लेशन का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में हाइक कर दिया गया। पेट्रोल 87 पैसे पर लीटर, जबकि डीजल 91 पैसे पर लीटर और सीएनजी 1 रुपये पर किलो महंगी हुई। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम सीधे 3 रुपये बढ़ाए गए थे। फिर 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। यानी सिर्फ 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल करीब 5 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। वहीं सीएनजी भी दूसरी बार एक्सपेंसिव हुई है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपीस पर लीटर, जबकि डीजल 92.49 पर लीटर हो गया। वहीं सीएनजी की कीमत 81 रुपीस के आसपास पहुंच गई है। हाल ही में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लोगों को एश्योर किया था कि देश में फ्यूल शॉर्टेज जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। मंत्रालय ने कहा था कि पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरी तरह स्टेबल है और लोग पैनिक बाइंग से बचे। सरकार के मुताबिक कुछ पेट्रोल पंप्स पर टेम्परेरी भीड़ जरूर देखी गई, लेकिन ऑयल कंपनीज लगातार सप्लाई मॉनिटर कर रही हैं। उधर फ्यूल प्राइसेस को लेकर अपोजिशन ने सरकार पर अटैक कर दिया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने सिर्फ 9 दिनों में पेट्रोल, डीजल 5 रुपए तक महंगे कर दिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दुनिया के कई देश अपनी जनता को राहत दे रहे हैं, जबकि भारत में आम लोगों पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 19th रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत लगातार दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। इसका सीधा फायदा भारत के युवाओं को मिलेगा। सरकार के मुताबिक रोजगार मेला इनिशिएटिव के तहत अब तक 12 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। चुने गए कैंडिडेट अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, जिसमें रेलवेज, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर्स शामिल हैं। ड्यूरिंग दिस, पीएम ने बताया कि नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर डिस्कशंस हुए हैं। वहीं स्वीडन के साथ एआई और डिजिटल इनोवेशन, नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम सेक्टर, यूएई के साथ एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जबकि इटली के साथ डिफेंस, मिनरल्स और साइंस टेक सेक्टर्स पर एग्रीमेंट्स हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनना चाहती है और वो चाहते हैं कि भारतीय युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो अपनी पहली ऑफिशियल इंडिया टूर पर पहुंचे हैं। उनके इस दौरे में दिल्ली, आगरा, जयपुर और कोलकाता जैसी कई सिटीज शामिल हैं। हालांकि वॉशिंगटन में एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि रूबियो इंडिया यूएस रिलेशंस को रिपेयर करने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका दौरा सिर्फ डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल नहीं है। दरअसल मार्को रूबियो लंबे समय से इंडिया यूएस पार्टनरशिप के सबसे मजबूत सपोर्टर्स में गिने जाते हैं। सेनेटर रहने के दौरान ही वो लगातार कहते रहे कि अमेरिका को भारत को सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनर की तरह देखना चाहिए। उन्होंने H-1B वीजाज और इंडो पैसिफिक कॉपरेशन जैसे इश्यूज पर भी भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी। दिलचस्प बात यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के पहले ही दिन रूबियो ने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट की थी और एस जयशंकर के साथ अपनी पहली बायलैटरल मीटिंग की। इसे दुनिया के लिए साफ सिग्नल माना गया कि इंडो पैसिफिक और भारत अमेरिका के टॉप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज में शामिल है। फिलहाल रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन को लेकर सख्त रुख रखने वाले रूबियो भारत को अमेरिका के सबसे अहम ग्लोबल पार्टनर में से एक मानते हैं। यूपी में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस अब बड़ा पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। गोंडा समेत कई इलाकों में भीषण गर्मी के बीच लगातार पावर कट्स ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हीट वेव और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, जिसके चलते कई जगह वायर्स टूटने और सप्लाई ब्रेकडाउन जैसी प्रॉब्लम सामने आ रही। कई एरियाज में लोग प्रोटेस्ट करते भी दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यूपी के बिजली संकट को महाविद्युत आपदा बताया। उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत पॉलिसीज की वजह से स्टेट की पावर सिस्टम पूरी तरह चरमरा गई। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जूनियर स्टाफ और
लाइनमैन पर गुस्सा ना निकालें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी के बाद वो पहले से भारी प्रेशर में काम कर रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने नए पावर प्लांट्स नहीं लगाए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मजबूत नहीं किया गया। उन्होंने स्मार्ट मीटर स्कीम को महाभ्रष्टाचार तक बता दिया है। वहीं एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूपी पिछले 4 सालों से देश में सबसे ज्यादा पीक पावर सप्लाई देने वाला स्टेट है। उन्होंने दावा किया कि बिजली डिमांड अब 30,000 मेगावाट तक पहुंच गई है और गवर्नमेंट लगातार सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में अब इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा टर्न ले लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे पति समर्थ सिंह ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर भोपाल पहुंची। फिलहाल समर्थ सिंह को कटारा हिल्स थाने में रखा गया है और पुलिस उनसे लंबी पूछताछ की तैयारी कर रही है। इधर केस की सीरियसनेस को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बड़ा एक्शन लिया है। BCI ने समर्थ सिंह का एडवोकेसी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। बार काउंसिल का कहना है कि आरोपी पर लगे एलिगेशंस बेहद सीरियस हैं और इससे लीगल प्रोफेशन की इमेज प्रभावित हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर एम्स की स्पेशल मेडिकल टीम भोपाल आएगी और फ्रेश एग्जामिनेशन करेगी। कोर्ट ने बॉडी को -80 डिग्री टेम्परेचर पर प्रिजर्व करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी एविडेंस खराब ना हो। ट्विशा का परिवार शुरुआत से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा था। इसी बीच रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई लूप होल्स हैं। एक वीडियो में ट्विशा अपनी हाइट 5 फीट 8 इंचेस बताती दिखी, जबकि रिपोर्ट में हाइट 5 फीट 4 इंचेस लिखी गई है। इसे लेकर फैमिली फ्रेंड्स ने भी सवाल उठाए। ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल स्थित घर में संदिग्ध हालत में मृत मिली थी। इसके बाद पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ डॉरी हैरेसमेंट और सुसाइड्स अबेटमेंट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। अब सरेंडर, लाइसेंस सस्पेंशन और रीपोस्टमार्टम जैसे डेवलपमेंट के बाद केस और ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने OBC रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर को लेकर एक अहम सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी फैमिली ने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर अच्छी एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस हासिल कर लिया है, तो क्या उनके बच्चों को भी लगातार रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए? ये मामला कर्नाटक की कुरुबा कम्युनिटी से जुड़े एक कैंडिडेट का था। कुरुबा कम्युनिटी कर्नाटक में OBC कैटेगरी में आती है, लेकिन कैंडिडेट को क्रीमी लेयर मानते हुए कास्ट सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया गया, क्योंकि उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे और फैमिली इनकम करीब 19.48 लाख बताई गई। हियरिंग के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना और उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि अगर दोनों पेरेंट्स IAS ऑफिसर्स हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है और सोशल मोबिलिटी हासिल कर चुके हैं, तो फिर बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर हर जनरेशन रिजर्वेशन डिमांड करती रहेगी तो हम इस साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट नया रूल पास नहीं किया है। ये सिर्फ हियरिंग के दौरान किया गया ओरल ऑब्जर्वेशन था। वहीं कैंडिडेट की तरफ से सीनियर एडवोकेट शशांक रत्नू ने आर्गुमेंट दिया कि सिर्फ सैलरी को क्रीमी लेयर तय करने का बेस नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो लोअर लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे क्लर्क्स, ड्राइवर्स और पियॉन्स भी रिजर्वेशन बेनिफिट से बाहर हो सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को लेकर एक कथित असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े नेटवर्क से ट्रेंड एक आतंकवादी ने इवांका ट्रंप को टारगेट करने की साजिश रची थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट द पोस्ट के अनुसार आरोपी का मोटिव अपने कथित मेंटर और ईरानी मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना था, जो 2020 में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस प्लान को फॉइल करते हुए 32 ईयर्स के इराकी नेशनल मोहम्मद बाकिर साद अल सादी को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आरोपी काफ़ी समय से फ्लोरिडा में इवांका ट्रंप के रेजिडेंस की रेकी कर रहा था और उसके पास से घर का ब्लूप्रिंट भी मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने ट्रंप फैमिली को टारगेट करने की कसम खाई थी और खासतौर पर इवांका ट्रंप को निशाना बनाने की बात कही थी। हालांकि ये पूरी जानकारी अभी इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और ऑफिशियल एजेंसीज की फाइनल कंफर्मेशन सामने आना अभी भी इस केस में बाकी है। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच IPL 2026 के बीते मुकाबले के बाद एक ऑन फील्ड कंट्रोवर्सी देखने को मिली। मैच खत्म होने के बाद ट्रेडिशनल हैंडशेक सेरेमनी के दौरान विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जबकि हेड ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। RCB को इस मैच में 55 रन से हार झेलनी पड़ी और कोहली इस मुकाबले में सिर्फ 15 रन बनाकर साकिब हुसैन की गेंद पर आउट हो गए। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ ऑन फील्ड बैंटर भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड ने कोहली को बिग शॉट्स खेलने के लिए चैलेंज किया, जिस पर कोहली ने मजाकिया अंदाज में कहा, नाउ दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूटेड, यू माइट एज वेल बॉल। इसके बाद माहौल और ज़्यादा हीटेड हो गया। कोहली का आउट होने के बाद हेड की तरफ से एक शार्प कमेंट भी आया, जिसने टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। मैच खत्म होने के बाद ट्रेविस हेड ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर
कीप द बॉडी गैसिंग लिखा, जिसे फैंस कोहली के नो हैंडशेक इंसिडेंट से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि क्रिकेट में ऑन फील्ड बैंटर आम बात है, लेकिन इस घटना ने पोस्ट मैच एटिकेट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को लेकर एक नई डिबेट शुरू कर दी। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। 23 में 1919 को जन्मी गायत्री देवी सिर्फ महलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया की एक बेहद पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर भी बनी। 1962 के लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने जयपुर सीट से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोट से शानदार जीत कर। उनकी इस जीत को लेकर कहा जाता है कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन और सोशल वर्क के लिए भी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। रॉयल लाइफस्टाइल के बावजूद वो आम लोगों के बीच जाकर काम करने वाली लीडर्स मानी जाती थी। राजमाता गायत्री देवी की लाइफ स्टोरी आज भी एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाती है कि ट्रेडिशन और पब्लिक सर्विस को साथ लेकर भी इम्पैक्टफुल चेंजेस लाए जा सकते हैं। आज की बुक रिकमेंडेशन द डाउरी ब्राइड। ये रियलिस्टिक फिक्शन नॉवेल भारत में एक नई नवेली दुल्हन की कहानी बताती है कि कैसे शादी के खूबसूरत सपनों के बीच एक लड़की पर अचानक दहेज का मानसिक और सामाजिक दबाव बनाया जाता है। धीरे धीरे ये लालच कैसे घरेलू हिंसा का खौफनाक रूप ले लेता है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।